तो आज का हम लोग का हेडिंग है इंटरनल एनर्जी का नोटेशन कैपिटल ई या कैपिटल यू। इसका पहला पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का माने इंटरनल एनर्जी। इससे पहले हम लोग पढ़ा दिए कि भाई कुछ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक्सटेंसिव का मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालिए, कभी भी पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालिए, तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बोलना पड़ेगा कि कितना मोल का। बिना मोल बोले गलत क्वेश्चन। इंटरनल एनर्जी बोलेगा कि भाई कितना मोल का, 1 मोल का, 2 मोल का, 100 मोल का, जो भी लिखेगा कहेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालिए इतना मोल का, है ना। देखो किसी भी सिस्टम का एनर्जी मेजर करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि उसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करें। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया जैसे सपोज करो कार्बन लीजिए और कार्बन को जलाइए। तो जलाइए कहाँ? कंटेनर बर्तन में। बर्तन को बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए मतलब क्लोज हो गया। क्लोज का होने से वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। तो कार्बन को जलाने से हीट निकलेगा ना, तो जो हीट निकलेगा उस एनर्जी का वैल्यू होगा इंटरनल एनर्जी के बराबर। लेकिन वही कार्बन को अगर जलाइए और उसको ओपन कंटेनर में जलाइए, तो ओपन कंटेनर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा नहीं, तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि प्रेशर? ओपन कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी मेजर किया जाता है उसका नाम होता है इंथैल्पी। मतलब ओपन कंटेनर में जो हीट रिलीज होगा या एनर्जी चेंज होगा उसको हम लोग आगे इंथैल्पी बोलेंगे। वही कार्बन को अगर क्लोज कंटेनर में जलाए वहां जो एनर्जी चेंज होगा उसका वैल्यू इंटरनल एनर्जी। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने इंथैल्पी इसके आगे पढ़ेंगे। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों सेम ही है। दोनों किसी सिस्टम का सारा एनर्जी को मिलाकर ही है। लेकिन इंटरनल एनर्जी जनरली मेजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंथैल्पी जनरली मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी को हम क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं कि 1 मोल मीथेन लीजिए और उस मीथेन को बर्तन में जलाइए। अगर बर्तन को बंद करके जला रहे हैं मतलब उसका वॉल्यूम, तो वहां जो हीट रिलीज होगा या एनर्जी चेंज होगा उसका वैल्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन वही 1 मोल मीथेन को अगर आप ओपन कंटेनर में जलाइएगा तो वहां जो एनर्जी चेंज होगा उस एनर्जी चेंज का वैल्यू इंथैल्पी के बराबर। तो बोलिए सर दोनों में फर्क होगा क्या? दोनों तो मीथेन जला रहे 1 ही मोल। हाँ, थोड़ा मोड़ा फर्क होगा। क्या फर्क होगा? जब कंटेनर क्लोज रहेगा तो वर्क डन नहीं होगा। जब कंटेनर क्लोज रहेगा तो वर्क नहीं होगा। लेकिन कंटेनर जब ओपन रहेगा तो कुछ हीट वर्क में ट्रांसफॉर्म होगा, तो वर्क वाला एनर्जी कुछ होगा। तो इसमें हम लोग आगे पहले लिखते हैं, आगे समझा रहे थे। ये इंटरनल एनर्जी में ही दूसरा पॉइंट लिखो। इट इज सम टोटल एनर्जी of system. It is some total energy of system. Some total energy of system generally measure at constant. Generally measure at constant volume. देखिए मैंने इंटरनल एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं किसी सिस्टम का? तो इंटरनल एनर्जी हम किसी सिस्टम का बोल रहे हैं तो सारा एनर्जी का सम हो गया। इंटरनल एनर्जी सारा एनर्जी का सम हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, सब का सम हो गया इंटरनल एनर्जी। बट न्यूक्लियर एनर्जी, बाकी एनर्जी जो है ना, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। इसलिए सब इसका वैल्यू टेंडिंग टू 0। इसलिए इंटरनल एनर्जी का मतलब जनरली क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का क्या है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम ही उसका इंटरनल एनर्जी होगा, है ना। और सबको आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू, और मोशन मतलब स्पीड, और स्पीड इज जनरली फंक्शन ऑफ किसका होता है? टेम्परेचर। ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो भाई 2 पार्टिकल यहाँ है और 2 पार्टिकल यहाँ है, तो पोजीशन बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा।
तो मॉलिक्यूल दूर और नजदीक होने का मतलब वॉल्यूम, मॉलिक्यूल दूर और नजदीक होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा या कम होना। यानी हम लोग जो अपना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली आप वॉल्यूम से रिलेट करिएगा, तो आप बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज जनरली फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हालांकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करेगा। स्टेट का मतलब जैसे लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, उसको बर्फ में जला दो, स्टेट बदला तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। वाटर को वेपर बदल लो तब भी चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज करिए तब भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करिए तब भी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। देखो जैसे सपोज करिए कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस समझते हैं, आइडियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होता है। आइडियल गैस अज्यूम क्या किया गया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, तो मॉलिक्यूल दूर रहे नजदीक रहे, इसमें फोर्स है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ेगा। अरे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में फोर्स है ही नहीं है, तो दूर रहे नजदीक रहे, मतलब वॉल्यूम घटाइए बढ़ाइए कोई फर्क पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं अगर सिस्टम आइडियल गैस अगर है, फॉर आइडियल गैस, सिस्टम अगर आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस, तो आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसके लिए, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के अलावा कोई फैक्टर आप बदल दीजिए चेंज नहीं करेगा। किसके लिए, लेकिन अगर वही आप रियल गैस बात करिएगा, फॉर रियल गैस, ध्यान रखना आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज, हम बता चुके हैं इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का मतलब हमेशा चेंज वैल्यू निकालना। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालिए, तो ई कभी नहीं निकाल सकते हैं आप, हमेशा डेल्टा ही निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे होगा, तो चेंज होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो चेंज क्यों होगा समझना पड़ेगा ना। तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगा, बाकी कोई फैक्टर चेंज कर लीजिए चेंज। रियल गैस लीजिएगा तो इंटरनल एनर्जी किसी भी का भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है अगर रियल गैस रहा तब। बाकी कोई सॉलिड रहा, बाकी एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस हो तो हम सब समझते हैं इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करेगा। स्टेट का मतलब है वॉल्यूम चेंज होगा तो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा फॉर एनी सब्सटेंस, है ना। बात समझे सब लोग। तो इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखिए। अब आप गौर करिए, जैसे आप अगर सोचिएगा सर कि दूसरे शब्द में बोलिएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिससे पता चला कोई सिस्टम है, इसका इंटरनल एनर्जी इवन है। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज होगा बाय मींस ऑफ गेनिंग हीट, घट कैसे सकता है, बाय मींस ऑफ लूजिंग, तो हीट एक्सचेंज होने से चेंज होगा, हीट एक्सचेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाई, तो हीट लेंगे तो हीट अगर लेंगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा साइन कन्वेंशन भी याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन, अगर हीट ले रहे हैं तो जब क्वेश्चन में फॉर्मूला में रखिएगा तो हीट को कन्वेंशन में हीट को पॉजिटिव रखेंगे, हीट को, अगर हीट लॉस हो रहा है तो कन्वेंशन में हीट नेगेटिव, मतलब बोल देगा कि भाई बोल देगा क्वेश्चन में एक सिस्टम है वह 50 जूल हीट लूज कर रहा है, जब आप इसको न्यूमेरिकली रखिएगा तो 50 जूल हीट लूज कर रहा है, मतलब वहां पे -50 रखिएगा। एक सिस्टम है जो 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके लिए सिस्टम में प्लस वाला रखिएगा, है ना। दूसरा ध्यान रखिएगा भाई, तो हीट क्यों लिखे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जनरली हीट होने से चेंज होता है, लूज और गेन करने से। अरे सपोज करो ना रूम में लकड़ी जला दिए, तो लकड़ी जलाएंगे तो हीट रिलीज होगा कि हीट एब्जॉर्ब होगा, तो रूम गर्म होगा कि ठंडा होगा, गर्म होगा ना, यानी हीट के कारण टेम्परेचर चेंज होता है ना। दूसरा ध्यान रखना फंक्शन ऑफ किस पे है जी, वॉल्यूम पे, तो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और आप सबको पता है वॉल्यूम चेंज होने से वर्क होता है, वर्क, वॉल्यूम चेंज होने से तो वर्क होगा। तो सिस्टम अगर काम करे, सिस्टम ध्यान ऐसे लिखने का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम,
इसको हम पढ़ रहे थे, हमारे डिफरेंस है। तो सिस्टम वर्क करे तो वर्क डन को हम लोग साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखना वर्क डन को। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा है वर्क में। फिजिक्स में सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम का वर्क को पॉजिटिव लिया गया, यहाँ केमिस्ट्री में कन्वेंशन उल्टा है। सिस्टम अगर काम करे तो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन को अपने से कुछ भी ले सकते हैं। अरे हम बोले यहाँ से रांची कितना, रामगढ़ कितना दूर पे है, तो मेरा हमको मन करे हरिओम टावर को लेना होगा तो हरिओम टावर ऐसे जीरो लेंगे, बोले नहीं हम कचहरी को जीरो माने, तो कन्वेंशन है अपना, कहाँ से हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ कन्वेंशन है कि वर्क डन अगर सिस्टम के द्वारा करेगा तो क्या होगा, अगर सिस्टम पे वर्क होगा, इसका मतलब वर्क क्या मानेंगे, ऐसे बोलने का मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, है ना, मतलब ऐसे लिखिएगा वर्क बाय सिस्टम, क्या लेंगे कन्वेंशन में, और वर्क ऑन द सिस्टम क्या होगा, वर्क ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन क्या है। कभी क्वेश्चन क्या देगा कि सिस्टम वर्क किया 40 जूल के बराबर, तो वर्क किया, लेकिन आपको जब वैल्यू रखिएगा ना वहां पे, तो वर्क किया सिस्टम तो उसको वैल्यू -40 रखिएगा, सिस्टम पे वर्क हुआ 40 जूल के बराबर तो प्लस रखिएगा, ठीक। तो बताइए कि इतना हिसाब से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सपोज करिए क्या E1 से क्या हो गया, E2 हो गया, E1 से तो चेंज क्या हो चुकी है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो चेंज वैल्यू निकालेंगे ना, तो चेंज क्या होगा भाई, तो इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू फाइनल माइनस, तो डेल्टा ई का वैल्यू किसके बराबर होगा, Q प्लस, अरे भाई इंटरनल एनर्जी को चेंज कौन कौन किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया हीट, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया वर्क, तो दोनों मिलाकर चेंज होगा। अब सवाल है कि चेंज होगा तो इसका वैल्यू प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, तो हीट अगर गेन किया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू प्लस में रखेंगे, हीट लॉस किया रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस में रहेगा। अगर वर्क का वैल्यू प्लस में रखेंगे, वर्क डन वाइड सिस्टम होगा, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो यहाँ वैल्यू न्यूमेरिकली माइनस कर देंगे। तो इसलिए फिजिक्स में जो Q इक्वल टू ऐसे लिखे हैं ना, दोनों एक ही है, खाली कन्वेंशन का फर्क है। तो इस पूरे को बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड ऑलवेज कन्वर्ट वन फॉर्म, कैसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इधर पर हीट देंगे तो हीट एनर्जी चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी चेंज इनटू वर्क एनर्जी का ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी या वर्क एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरनल एनर्जी, सब हो रहा है ना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिस्टम ऐसे है इसके हिसाब से, ठीक। इसको कॉपी करिए सब लोग। अब देखो, अब जैसे सपोज करो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक, और स्टेट फंक्शन का मतलब है कि सपोज करो कि ध्यान सुनिएगा C6H6 लिक्विड, अब इसको हम लोग भाई जला दिए तो जलाने से क्या होगा, जलाने से 15/2 गैसियस, ठीक। थर्मोडायनामिक्स में एक बात है ना कि थर्मोडायनामिक्स में जो रिएक्शन लिखा होता है ना, रिएक्शन का कोफिशिएंट ही मोल को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन का कोफिशिएंट ही। तो बताओ इसमें बेंजीन का कितना कोफिशिएंट है, इसका मतलब बेंजीन को का 1 मोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक। अब इसको जलाने का काम हम ध्यान समझिएगा, ऐसे समझाने के लिए, जलाने का काम अब किसी बर्तन में करेंगे। अगर हम बर्तन को कांस्टेंट रख दिए, मतलब क्लोज कर दिए, तो क्लोज कर दिए तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क होगा, तो वर्क नहीं होगा तो वर्क करिए ना, तो डेल्टा E इक्वल टू हम लिखे ना QW प्लस ऐसे, तो वर्क अगर नहीं होगा तो वर्क डन का वैल्यू, तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, डेल्टा E का वैल्यू किसके बराबर, इसका मतलब है कि क्लोज कंटेनर में अगर ये रिएक्शन हो तो इस रिएक्शन के होने के दौरान जो हीट रिलीज होगा वह हीट किसके बराबर होगा, ठीक। तो कभी कभी आगे क्वेश्चन बनाते समय ऐसा मिलेगा कि 1 मोल बेंजीन को जलाए क्लोज कंटेनर में, तो वहां एनर्जी चेंज निकालिए, तो वहां एनर्जी चेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि क्लोज कंटेनर में जो है वर्क डन का फॉर्मूला भी लिखाएंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है,
पी डेल वी ना होता है, और क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन तो जीरो होगा क्लोज कंटेनर में। तो वर्क जीरो हो गया तो बताओ डेल्टा ई का वैल्यू किसके बराबर, क्यू के बराबर होगा, है ना, पक्का। लेकिन यही रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में कराएं तो वहां भी हीट रिलीज होगा। तो ओपन कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट पे जो एनर्जी चेंज होगा वह एनर्जी चेंज को डेल्टा एच कहा जाता है। आगे पढ़ाएंगे, ठीक, बात समझे सब लोग। तो ऐसा मिलेगा बार बार देखो डेल्टा एच और डेल्टा ई में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों हीट के बराबर ही है। लेकिन दोनों हीट में फर्क है कि भाई क्लोज कंटेनर में और ये ओपन कंटेनर, ठीक। तो क्लोज कंटेनर और ओपन कंटेनर में फर्क होगा कि एक में वॉल्यूम चेंज होगा, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, दूसरे में सॉलिड लिक्विड लीजिएगा ना, सॉलिड लिक्विड कोई सिस्टम अगर रहा सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड में जनरली वॉल्यूम चेंज नहीं के बराबर होता है। तो उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई लगभग सेम ही होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वर्क डन सबको पता है, वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज को वर्क डन को डिफाइन ऐसे करते हैं ना, पी डेल वी करते हैं ना वर्क डन को। लेकिन फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, और यहाँ कन्वेंशन फिजिक्स से क्या है, तो यहाँ पे वर्क डन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देते हैं, और पी जो होगा दिस इज पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल का मतलब सपोज करो कि कोई सिस्टम है यहाँ और ये गैस हमारे लिए सिस्टम है, तो पी एक्सटर्नल का मतलब बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, ठीक। तो वर्कडन इसी में ध्यान रखना। वर्कडन जीरो दो शर्त पे हो सकता है, वर्कडन जीरो हो सकता है, वर्कडन का वैल्यू जीरो हो सकता है कब, जब पी एक्सटर्नल का वैल्यू, एक्सटर्नल का मतलब है जहां गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और बाहर क्या है, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, बाहर का प्रेशर जीरो का मतलब बाहर में वैक्यूम है। तो बाहर वैक्यूम के एरिया से अगर वॉल्यूम चेंज करिएगा तो पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्कडन। और दूसरा कब होगा, तो भाई डीबी चेंज जीरो होगा। डीबी चेंज कब जीरो होगा, जब प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। इसी को इंटीग्रेट करने के बाद पढ़े होंगे ना, इंटीग्रेट करने के बाद वर्कडन इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, एडियाबेटिक प्रोसेस आता है ना, तो सारा वर्कडन का जो फिजिक्स में पढ़े हैं, फिजिक्स में तो सारा वर्कडन वाला जो फॉर्मूला है वहां वाला वही लिख लीजिएगा, ठीक, जो फिजिक्स में पढ़े हैं। इसी को इंटीग्रेट करेंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो भाई देखो ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा, कौन सा प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर कांस्टेंट बाहर एक्सटर्नल प्रेशर आया, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 से वैल्यू V2 हुआ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 ये होगा। अगर पता चला कि नहीं वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आएगा। एडियाबेटिक देखो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है कौन सा प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, और पीवी गामा कांस्टेंट होगा तो उसके हिसाब से एडियाबेटिक का होगा, तो उसके हिसाब से रखेंगे यहाँ पे वर्कडन में। तो सब जितना भी प्रोसेस फिजिक्स में पढ़े हैं सब लोग पढ़ाई हो गया है, तो जो फिजिक्स में पढ़े हैं उसका वर्कडन का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्क है कि वहाँ खाली पी डेल भी पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माइनस लगा दीजिएगा, और ये पी कौन सा पी होगा, तो जब माइनस लगा दीजिएगा ना तो आपको प्रेशर में वर्कडन में जो वैल्यू आएगा माइनस आ गया, मतलब समझ लेना कि वर्कडन अगर माइनस आया तो मतलब वर्कडन बाय दिस सिस्टम, अगर वैल्यू प्लस आ गया तो वर्कडन ऑन दिस सिस्टम, मैंने आपको लगाने की जरूरत नहीं, ठीक, बात समझे, इसको लिख लीजिए। तो अभी हम लोग देखो डेल्टा ई के बारे में थोड़ा सा पढ़े। वर्कडन भाई आप क्या करिए, सबका वर्कडन का फॉर्मूला यहीं पे लिख लीजिएगा, है ना। तो फिजिक्स वाला वर्कडन है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, सबका इसी को इंटीग्रेट करने से आएगा। अब थोड़ा सा हम हीट के बारे में बात करें, हीट, है ना। हीट का बहुत सारा फॉर्म है, हीट का बहुत सारा फॉर्म है, उसमें हीट का फॉर्म में कौन कौन है, जैसे सबसे पहले हीट का पढ़े होंगे ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होता है, सीपी सीवी, तो पढ़े हैं ना, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, उसे पढ़े, दूसरा को थोड़ा सा पढ़ लेते जल्दी से, है ना। तो सबसे पहले लिखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी,
तो हीट कैपेसिटी क्या होगा भाई, तो लिखो पहले हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डिफिनेशन ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, for increasing the temperature by 1 degree C or 1 Kelvin of given amount of the substance, is known as heat capacity. हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी हुआ क्या जी, तो हीट कैपेसिटी हीट है, हीट कैपेसिटी हीट है, कौन वाला हीट है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने वाला हीट है, किसका, तो गिवन अमाउंट का, ध्यान रखना नाम है इसका हीट कैपेसिटी, लेकिन ये है हीट, कौन हीट, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने वाला, किसका, गिवन, तो गिवन अमाउंट मान लेते 1 गिलास पानी ले, उसका हीट 1 डिग्री बढ़ाने और 2 गिलास पानी ले, दोनों में हीट बराबर लगेगा, तो अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए कौन प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है ना, एक्सटेंसिव हुआ। अब आगे लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका नोटेशन एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नोटेशन एस, इसका नोटेशन एस, और इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और increasing the temperature by 1 degree C or 1 Kelvin of unit mass of the substance, unit mass for example में 1 ग्राम, is known as a specific heat capacity। फिर से समझते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट है, कौन हीट, 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट, किसका, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का है ना, सब 1 ही डिग्री बढ़ाने वाला हीट है, लेकिन ये 1 ग्राम का, तो एक्सटेंसिव हुआ कि इंटेंसिव, इंटेंसिव, अरे 1 ग्राम, आप ज्यादा भी लीजिएगा लेकिन डिफाइंड तो 1 ग्राम के लेना है, आप ज्यादा भी लीजिएगा तो भाई ज्यादा ले लिए, लेकिन 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट तो सेम ही ना रहेगा। हाँ, अलग अलग सब्सटेंस, जैसे पानी का 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसका हीट अलग लगेगा, लोहा का 1 डिग्री बढ़ाना है तो अलग, अल्युमिनियम का 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसका हीट सबका अलग अलग लगेगा 1 डिग्री बढ़ाने में हीट, है ना, लेकिन एक सब्सटेंस का तो भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 1 ग्राम का तो बराबर ही ना लगेगा, तो ये एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव, क्योंकि डिफाइंड हो गया 1 ग्राम का, ज्यादा भी लीजिएगा तब भी तो 1 ही ग्राम के लिए ना बोलिएगा क्या, तो ज्यादा लेने से ज्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि डिफाइंड 1 ग्राम के लिए। तो जैसे सपोज करिए, माना कि कोई सब्सटेंस है 1 ग्राम, इसमें बाहर से हीट दिए Q, दिस इज Q इज अ टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम। अब इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ करके T2 हो गया, जब Q हीट दिए, नाप के नहीं दिए कि 1 डिग्री बढ़े, अपने मन से कोई हीट दे दिए, पहला टेम्परेचर सपोज करो कि 25 डिग्री था और बाद में सपोज करो 36 डिग्री हो गया, कब, Q दिए, कितना डिग्री बढ़ गया, 25 से 36, 11 डिग्री बढ़ाने में कितना का, 1 ग्राम का, कितना हीट है, तो मतलब आप बोल सकते हैं T2 माइनस T1 हो गया 11 डिग्री C को बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ा, तो 1 डिग्री C बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा ना, किसका, तो इसी हीट हुआ ना, अरे भाई 11 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट Q देना पड़ा, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए Q बाई इतना देना पड़ा, इसके इसी हीट का नाम ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इसी को Q को अगर लिखेंगे तो Q क्या होगा, HDT होगा, कितना ग्राम के लिए, तो M ग्राम के लिए कितना होगा, पता नहीं, पढ़े है ना, ठीक, M ग्राम के लिए, M ग्राम के लिए भाई, M ग्राम के लिए दिख रहा होगा,
पीछे से पर्दा लगा दो तो वहां से m ग्राम के लिए देख लो इतना हुआ। तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं भाई Q इक्वल टू mh डेल्टा। कॉपी करिए। लिख लिए। अब आगे लिखो। अब अगला पॉइंट मोलर हीट कैपेसिटी। अगला पॉइंट मोलर हीट। मोलर हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं। डिफिनेशन में सब कुछ वही है, अपने से लिखो डिफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल। खाली वहां 1 ग्राम की जगह 1 मोल लगा लेना। अपने से लिखिए। इसका नोटेशन C है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? इंटेंसिव, क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइंड है। फटाफट लिखो अपने से। Amount of heat required for increasing the temperature by 1 degree C or 1 Kelvin of 1 mole of this substance is known as molar heat capacity. C का नाम C है ना? लिख लिए। अब आगे लिखो। मोलर हीट कैपेसिटी आर 2 टाइप्स। मोलर हीट कैपेसिटी आर 2 टाइप्स। मोलर हीट कैपेसिटी 2 तरह का होता है। एक का नाम होता है CV, 2 टाइम्स CV, और दूसरे का नाम होता है CP। CV का फुल फॉर्म मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP का फुल फॉर्म मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम CV को डिफाइन करते हैं। CV को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो डिफिनेशन लिखे ना आप, वही डिफिनेशन लिख लीजिए, लेकिन लास्ट में लिख लीजिएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखो CV का अमाउंट। CV का डिफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। CV का डिफिनेशन लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C और 1 केल्विन of 1 mole of this substance, of 1 mole of this substance at a constant volume is known as molar heat capacity at constant volume, that is CV। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जरा सा इसको समझते हैं, लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है भाई। फिर से हम वही चीज बता रहे हैं, यहाँ गौर करिएगा। अब मोलर हीट कैपेसिटी कितना के लिए डिफाइंड है? 1 मोल। तो माना कि हम 1 मोल सब्सटेंस दिए, ठीक। और चूंकि मोलर हीट कैपेसिटी CV जो है वह डिफाइंड है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो भाई हीट जो सप्लाई करेंगे उस वक्त वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इसलिए जो हीट दे रहे हैं उस हीट के आगे हम Q भी लगा दे रहे हैं, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब टेम्परेचर फिर से 25 से मान लेते हैं 40 डिग्री हो गया। कब? जब हीट कब दिए हम? कांस्टेंट वॉल्यूम पे 25 से कितना डिग्री बढ़ा? 15 डिग्री बढ़ा। तो इतना डिग्री बढ़ा जब हीट कितना दिया हम लोग? Q भी कितना मोल के लिए? तो 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा उस हीट का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। तो यहाँ जो लिखिएगा आप, यहाँ पे दिस इज Q भी, और यहाँ लिख दीजिएगा CV। कितना के लिए? 1 मोल के लिए। अब इसी को अगर हम 1 मोल के लिए ऐसा लिख रहे हैं, तो 1 मोल के लिए अगर भाई N मोल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? QB इक्वल टू N होगा ना? किस तरह के लिए? अब जरा से ध्यान रखिए, इतना तो लिख लिया। अब आगे हम जरा समझते हैं। अभी हम पढ़े थे कि भाई इस पूरे प्रोसेस में हम हीट दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम, अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं,
तो बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क डन, तो भाई डेल्टा ई किसके बराबर होगा, यानी जितना का जितना आप हीट दिए हैं सारा का सारा हीट किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, माने हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू, यानी आप जो यहाँ हीट लिखे हैं इस हीट को आप किसमें लिख सकते हैं, डेल्टा ई लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। इसी का डिफरेंशियल फॉर्म लिखिएगा तो लिख सकते हैं ना, डेल ई इक्वल टू एन सी वी। तो बोलिए सर इस फॉर्मूला कब यूज होगा, तो इस फॉर्मूला यूज होगा, आपको हम बताए थे कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर चेंज होने से कभी भी इंटरनल एनर्जी अगर निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड। तो अगर खाली बोल देगा कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी निकालिए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज इसी तरह से निकालेंगे। सीबी अगर कोई सॉलिड हुआ, कोई आयरन हुआ, कोई लिक्विड हुआ तो उसका सीबी दिया रहेगा। आप पढ़े होंगे कि सीबी कोई गैसीय सब्सटेंस रहा तो उसका सीबी होता है ना, पढ़े होंगे एफ आर बाई 2 फिजिक्स में पढ़े हैं, जहाँ एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ, और इसमें पढ़े होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अगर मोनो एटॉमिक रहा तो, मोनो एटॉमिक गैस रहा तो F का वैल्यू 3, डाई एटॉमिक रहा तो, डाई एटॉमिक गैस रहा तो, डाई एटॉमिक गैस रहा तो F का वैल्यू 5 रख दिए। तो भाई Cv का वैल्यू कितना होगा, 5r/2 होगा ना, नहीं ट्राई एटॉमिक रहा तो, ट्राई एटॉमिक दो तरह का होता है, ट्राई एटॉमिक गैस रहा तो ट्राई एटॉमिक गैस दो तरह से होगा, एक नॉन लीनियर, अगर लीनियर नहीं रहा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, अगर लीनियर रहा तो, लीनियर रहा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होता है। लेकिन ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप लोग पढ़े हैं, ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एट लो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड होता है ना। तो एक बार जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम में आया था कि मोनो एटॉमिक गैस का सीवी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए सीवी वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस का सीवी वैल्यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। क्यों, तो मोनो एटॉमिक गैस चूंकि सिंगल एटम है तो उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड नहीं होगा, चाहे हाई टेम्परेचर रखे चाहे, लेकिन पॉलीएटॉमिक रहा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे 0 होता है। ये जैसे जैसे बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल को भी इंक्लूड किया जाता है, और वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएगा। ऐसा एक बार एग्जाम में आया, ठीक। तो कहे सब बात अलग है, इस सब से मतलब नहीं है, अभी मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही है, इसको याद रखिए, नहीं है ना, इसको लिख लीजिए सब लोग। अब आगे लिखिए सीपी, सीपी का भी डेफिनेशन अपने से लिखिए, सीपी का कॉपी करने के बाद सीपी का डेफिनेशन लिखिए अपने से। अब खाली लिख लीजिएगा सीपी का बदला एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर माने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by 1 degree C or 1 Kelvin of 1 mole of the substance at constant pressure is known as molar heat capacity at constant pressure, that is CP। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा CP क्या है, हीट है, कौन हीट है, तो 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट है, किसका, 1 मोल का, कब, कांस्टेंट प्रेशर।
सीपी लिख देने से भाई मुख्यमंत्री भी तो आदमी है ना है रे। उसी तरह से सीपी लिख देने से मत समझना कि हीट नहीं है, हीट है। अगर सही से सोच कर रखिएगा ना तो आपको एनालिसिस करने में आसान होगा। सीपी भी हीट है, सीबी भी हीट है, और सब कौन हीट है? एकक डिग्री बढ़ाने वाला। किसका? एकक मोल का। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मैंने जब तक हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसका वाला हीट है। देखो ध्यान से, अभी रिलेशन बनाएंगे कि 1 मोल सब्सटेंस दिए और हम हीट दिए क्यूपी, टेम्परेचर T1 से चेंज होकर T2, तो इतना डिग्री बढ़ा। जब हीट कितना दिए इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना होगा, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने वाला 1 मोल का जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Cp। यही Qp का वैल्यू बोल सकते हैं ना, Cp डेल्टा T कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए। तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा? NCp4। अब जरा सा समझ लीजिए तो एक बार कॉपी करिएगा। देखिए एक n मोल का, अब सुनिए, इस हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तो हीट देने से इसका से एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन जो हीट दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं? और अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी होगा उसको हम लोग इंथैल्पी में मेजर करेंगे। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिए थे वो हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। इन कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देंगे वो है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी आगे पढ़ाएंगे, यानी आप बोल सकते हैं दिस क्यूपी इक्वल टू लिख सकते हैं ना भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो हीट देंगे वो हीट किसके बराबर? डेल्टा H इक्वल टू NCp डेल्टा T। तो ध्यान सुनना, आगे हम इंथैल्पी पढ़ा देंगे, लेकिन इंथैल्पी भी इंटरनल एनर्जी जैसा स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब पे डिपेंड करेगा। तो कभी भी इंथैल्पी का वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से, कभी भी इंथैल्पी चेंज होगा तो उसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कभी बोल देगा कि वाटर का भाई 2 मोल ले लिए और टेम्परेचर 25 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच गया, तो इंथैल्पी चेंज क्या हुआ? तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एक फॉर्मूला लगेगा जहां Cp वाटर का, जिसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका Cp है ना, तो उसका Cp, और ये मोल हो गया भाई, जिसका मोल हम ले रहे हैं उसका मोल हो गया, कितना मोल लिया रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज होने से आप इसको निकाल सकते हैं। एक चीज ये देखिए, और एक चीज और बताइए, Cp भी हीट है, कौन हीट? 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने वाला। Cp भी हीट है, Cv भी हीट है, ये भी 1 मोल का 1 ही डिग्री बढ़ाने वाला। इन दोनों तो हीट है, क्या दोनों हीट बराबर है? आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये हीट बड़ा है Cp, और ये भी साइड पढ़े होंगे, अभी हम प्रूव करेंगे। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। R जहां क्या होता है? नहीं, वही से समझाने के लिए हमको, बोले समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। Cp बड़ा क्यों हुआ जरा सोचना, Cp बड़ा क्यों हुआ जरा सोचना, जरा समझिएगा। ये 1 मोल ले रहे हैं हम लोग और यहाँ हीट दे रहे हैं, और यहाँ हीट ऐसे समझिए, पहले लिख लीजिए तो एक ही साथ समझाएंगे। लिखिए इसको, ये वाला 4 n मोल है, n मोल। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा लिख लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि Cp बड़ा है Cv से, क्यों बड़ा है? तो गौर करना, ध्यान सुनिएगा तो तुरंत समझ आ जाएगा। Cp भी मान लिया, सपोज करो कि 1 मोल सब्सटेंस लिए और हीट जो हम दे रहे हैं वह Cp के बराबर हीट दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। और 1 मोल सब्सटेंस लिए और यहाँ भी जो हीट दिए वो कितना के बराबर दे रहे हैं? Cv के बराबर। तो बताओ, दोनों हीट दे रहे हैं, दोनों हीट दे रहे हैं। Cv हीट देखो, हम क्यों नहीं देखिए कितना हीट दिए? Cp के बराबर हीट दिए। Cp के बराबर दिए तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री से। इसका भी टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? तो दोनों में टेम्परेचर तो 1 ही डिग्री बढ़ेगा, है ना। लेकिन बताओ, ये हीट दे रहा है, इसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, और इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और जहां वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन होगा ना। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0 है ना। यानी कि आप यहाँ जो हीट सप्लाई कर रहे हैं
उस हीट सीपी के बराबर हीट सप्लाई किए तो उससे टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा, और साथ ही साथ कुछ हीट किसमें चेंज हुआ, यानी सम अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी चेंज इनटू वर्क एनर्जी। यहां अगर हीट दिए सीबी के बराबर तो खाली खाली कहां खर्च हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर, वर्क में हीट कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ हीट का 2 पार्ट हो रहा है, एक पार्ट किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा पार्ट कहाँ, और यहाँ खाली क्या हो रहा है, और यहाँ वर्क डन 0। तो बताओ किसमें हीट ज्यादा लग रहा है, किसमें हीट, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सीपी वाला हीट बड़ा होगा सीबी से। तो बोलिए सर कितना बड़ा होगा, तो आप बोलिएगा बड़ा उतना ही होगा जो वर्क डन में खर्च हो रहा होगा। तो थोड़ा बोलिए सर वर्क डन में कितना खर्च हो, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन तो बहुत ज्यादा कारण है, मैकेनिकल वर्क डन बहुत सारा वर्क डन है ना। वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, वर्क डन ड्यू टू माने वॉल्यूम चेंज होने के कारण वर्क डन होगा। किसका, किसका, 1 मोल का कि 10 मोल का, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का जो वर्क डन हुआ होगा, कब, जब हम टेम्परेचर दे रहे होंगे तो भाई वॉल्यूम चेंज होने के कारण टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा उस दौरान जो वर्क डन वही ना वर्क डन, बहुत सारा वर्क डन थोड़ी। तो भाई वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कब, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाई 1 डिग्री सी, और मतलब 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, और जो वॉल्यूम चेंज होने से जो वर्क डन हुआ होगा, उसी वर्क डन में जो हीट दिए होंगे वो कुछ हीट वर्क डन में भी खर्च हो गया होगा कांस्टेंट प्रेशर वाला में, तो वहां पे उतना हीट एक्स्ट्रा लगा होगा। उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकाल के लाएंगे ना प्रूफ करके, तो वैल्यू कितना के बराबर हो जाता है, 8.314 के बराबर हो जाता है, जिसका न्यूमेरिकली आर का वैल्यू हो रहा है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि आर क्या है, तो आप बोलिएगा आर का वैल्यू वर्क डन है। कौन सा, खाली वर्क डन से काम नहीं चलेगा, कौन सा वर्क डन, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, किसका, 1 मोल गैस का, लिक्विड का नहीं। तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, केवल गैस के लिए होता है, लिक्विड सॉलिड के लिए, लिक्विड सॉलिड के लिए सीपी सीबी लगभग सेम होता है, सॉलिड लिक्विड का सीपी सीबी। क्योंकि पता सपोज करो ना कि इस गैस के जगह अगर हम सपोज करो सॉलिड लेते तो 1 मोल 1 डिग्री बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम कितना बढ़ता है, नहीं के बराबर होता है ना। तो सॉलिड लिक्विड के लिए सीपी सीबी लगभग सेम ही होता है ना। कंसिडरेबल चेंज किसमें होता है, जब गैस हो, ठीक। तो अब यही वैल्यू आर के बराबर कैसे होगा, तो उसको भी जरा प्रूफ कर दे रहे भाई। तो सपोज करो पीवी इक्वल टू एनआरटी की कौन किसके लिए फॉर्मूला है, अब मोल कितना लेना है हम लोग को, 1 मोल लेना है, 1 मोल ले लिए, देख लो 1 मोल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू इक्वेशन 1 मारिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है हम लोग को, 1 डिग्री सी, टेम्परेचर डिग्री सी में 1 केल्विन बढ़ाइए या डिग्री से बात बराबर 1 डिग्री बढ़ा दिए, तो 1 डिग्री बढ़ा दिए, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो 1 डिग्री बढ़ाने से वॉल्यूम में तो चेंज होगा ना, तो बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो चेंज थोड़ा सा होगा तो यहाँ लिख देंगे V प्लस जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा 1 डिग्री बढ़ाने से dV, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लिए, PV प्लस इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हुआ, E और E कट गया, RT RT, और P डेल V इक्वल टू, और P डेल V ही क्या होता है, बड़ी कौन सा वर्क डन हुआ, 1 मोल का, किसका, आइडियल गैस का, 1 मोल का आइडियल गैस का। जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाए तो 1 डिग्री बढ़ाने से जो वॉल्यूम चेंज हुआ, उस चेंज के कारण जो वर्क डन होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आर के बराबर है ना। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू, इसको कॉपी करिए। मैंने पूरा नेट सेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें वही था कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, वो वर्क डन होता है।
चलिए आगे हम लोग अब लिखेंगे इंथैल्पी। हम लोग मेनली इंथैल्पी का नोटेशन H। इंथैल्पी में पहला पॉइंट लिखो, इट इज इंथैल्पी में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। इट इज एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव बोलना है तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मतलब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा इंथैल्पी निकालिए, तो इंथैल्पी निकालिए तो भाई बोलना पड़ेगा 1 मोल का, 2 मोल का, 10 मोल का, कितना मोल का। बिना मोल पूछेगा तो क्वेश्चन गलत है। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का मतलब है कि कभी भी इसका हम H वैल्यू नहीं निकालेंगे जब भी इंथैल्पी बोलेगा तो। और ध्यान रखना स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल से फाइनल जाने का पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। जैसे सपोज करो आइस का -20 डिग्री C को अगर हम वाटर वेपर बताए भी थे, इसको अगर हम 100 डिग्री C में पहुंचा दे और आपसे पूछे कि डेल्टा H इस पूरे प्रोसेस का क्या है, तो इस पूरे प्रोसेस का भाई कोई वो पाथ से आप ले जाइए। हमारे पास ना डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला नहीं होगा, बताए थे ना उस दिन, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होगा कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चेंज करें। तो आप चाहे जिस पाथ से बदल के ले जाइए तो इंथैल्पी चेंज यहाँ से यहाँ सेम होगा, क्योंकि बताए थे ना पिछले क्लास में स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। नहीं, जैसे इसमें हम क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से हम आइस को आइस ही रहने दे, बताए थे कितना डिग्री, 0 डिग्री C। तो इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इंथैल्पी निकालना होगा, तो हम बताएंगे कि टेम्परेचर चेंज होने से इसका डेल्टा H1। यहाँ से यहाँ आइस को ना लिक्विड में चेंज करिए, लेकिन टेम्परेचर को सेम कर देने दीजिए, सेम। तो यहाँ फेज बदल रहा है, तो फेज बदलने वाला भी इंथैल्पी सिखाया जाएगा कि कैसे। यहाँ से यहाँ वाटर को लिक्विड से लिक्विड ही रहने दीजिए, लेकिन केवल टेम्परेचर देखो 0 से 100 कीजिए, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इंथैल्पी यहाँ से डेल्टा H3। यहाँ देखो टेम्परेचर सेम है, यहाँ सेम है, खाली लिक्विड है और वेपर है, तो यहाँ से यहाँ का इंथैल्पी। अब कोई इस पाथ से लेके जाए, कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम दूसरा तरीका से सोच के यहाँ पहुंचाएंगे, तो कोई और तरीका से सोच के आप पहुंचाइए। इंथैल्पी इनिशियल यही है, फाइनल यही है। इनिशियल से चाहे जो पाथ से ले जाइए इंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, है ना, ये बोलने का मतलब। और दूसरा एक चीज और कि हम आपको ये भी सिखाए हैं कि स्टेट फंक्शन का मतलब है कि कोई रिएक्शन लिखा रहेगा, रिएक्शन को सम करिएगा तो इंथैल्पी सीधा सीधा सम होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी रिएक्शन को सम होने से सीधा सीधा सम होता है। ठीक, दूसरा हम बोले कि इंथैल्पी इज डिफाइंड एज, इंथैल्पी को डिफाइन किया गया, डिफाइंड एज H इक्वल टू E प्लस PV। मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं कि इंथैल्पी इज नथिंग, इट इज ऑल्सो सम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। पहले लिखिए इसको, तब हम इसको बोलेंगे। वीडियो में जो लोग होगा अपना पॉज करके लिख लेगा। तो अब इंथैल्पी लिखिए, इंथैल्पी पहले लिख लीजिए तब इसको लिखिएगा। इंथैल्पी इज ऑल्सो सम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंथैल्पी इज ऑल्सो सम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इंक्लूडिंग pressure volume energy, including pressure volume energy, and it is generally measured at constant pressure. It is generally measured at constant pressure. मतलब हम बोल रहे हैं
कि एंथैल्पी जो है सम टोटल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब एनर्जी जो था सब होगा ही, और प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी वर्क डन नहीं बोल रहे हम, वर्क डन होता है पी डेल वी, यहाँ पे पी भी है ना, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। और इतना को मिला के क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ई हो गया ना ऐसे। एंथैल्पी बोल सकते हैं ना, डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, नहीं है कि नहीं। इसका मतलब ये मत बड़ा समझना कि बड़ा है, अरे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी माइनस भी हो सकता है, हम प्लस लिखे इसका मतलब हमेशा प्लस नहीं, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस है तो माइनस रखेंगे, और ये प्लस है ये माइनस रहे तो प्लस घट जाएगा जी, बात समझे। अब ये भी स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो इसका हमेशा चेंज वैल्यू निकालेंगे ना। तो माना कि कोई सिस्टम है इसका एंथैल्पी इतना है, ऐसे लिखेंगे, स्टेट फंक्शन है तो स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी इतना होगा, प्रेशर क्या होगा, P1 इनिशियल प्रेशर, P1 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक, S2 फाइनल एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी फाइनल, और ये क्या हो गया फाइनल। अब चूंकि स्टेट फंक्शन है तो हमेशा चेंज निकालेंगे, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा, और ई, ठीक, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, और ई क्या, ध्यान सुनना, डेल्टा P भी है, नॉट वर्क डन, है ना, वर्क डन P डेल भी होता है, यहाँ क्या है डेल्टा टी भी, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, कभी भी किसी इसका इससे भी फॉर्मूला में क्वेश्चन आया है, एंथैल्पी हो गया मतलब एनर्जी है मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी का मतलब एनर्जी मेजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल्टा पी भी मतलब क्या हुआ फाइनल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर इनटू दोनों का प्रोडक्ट, इनिशियल का प्रोडक्ट। कभी कभी एक बार क्वेश्चन इसमें भी आया है, बोल दिया कि एक सिस्टम ऐसे दे दिया कि सिस्टम है जिसका स्टेट इतना है, तो प्रेशर दे दिया 1 atm, वॉल्यूम दे दिया 3 लीटर, और टेम्परेचर दे दिया 95 केल्विन। स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हो गया, प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, टेम्परेचर हो गया यहाँ T2 बराबर हो गया 295 केल्विन, ठीक, ऐसा हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आया है और बोला कि यहां से यहां जाने का डेल्टा U वैल्यू दे दिया है 30 किलो जूल पर मोल, इतना दे दिया है, और इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा H बताइए कि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस में, कुछ में भी आसान क्वेश्चन है। तो बताओ डेल्टा U दिया है और डेल्टा H, डेल्टा U है डेल्टा भी नहीं, डेल्टा U है डेल्टा H पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूला में टेम्परेचर का कहीं रोल नहीं है, डेल्टा P भी ना है, अरे टेम्परेचर चेंज होने का कारण इंटरनल एनर्जी भी तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, नहीं तो ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, बट इसमें एक्स्ट्रा ये है ना, ठीक। तो आप क्या करिएगा भाई, डेल्टा पी भी निकालिए, तो डेल्टा पी भी में फॉर्मूला यही लगाना है, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा पी भी मतलब, अब बताओ तो इसमें P2 V2 कौन फाइनल कौन है, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो फाइनल ही ना हुआ, तो P2 V2 दोनों को प्रोडक्ट करिए, कितना 4, कौन सा यूनिट एटीएम लीटर, 4, तो 4 हो गया, यहाँ पे देखना ये कौन सा यूनिट है किलो जूल, और ये क्या हो गया इसकी जगह 4 एटीएम लीटर माइनस 3 एटीएम लीटर, तो यहाँ 30 किलो जूल, और ये कितना हो जाएगा, तो क्या इसको भी जूल मान लेंगे, एटीएम लीटर अलग होता है जूल अलग होता है, तो आप समझिएगा ध्यान रखना, 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.3 जूल होता है, याद रखिए इसको। अरे प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक तरह से वर्क डन का ही यूनिट होगा ना, तो एटीएम लीटर में 1 एटीएम लीटर में आपका इतना जूल होता है, तो इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये 30 किलो जूल, और ये बाई तब इसके बराबर है, तो देखना, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 0.1, मतलब ध्यान रखना कि डेल्टा H और डेल्टा U में जब भी डिफरेंस होगा तो बहुत छोटा मोटा ही डिफरेंस होगा,
ये नहीं कि इसका 30 था तो ये जाके 50 हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। 30 है तो 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, मतलब थोड़ा ही मोड़ा का फर्क होता है दोनों में, क्योंकि दोनों तो भाई सेम ही ना है, खाली प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के कारण जो डिफरेंस होगा वही ना होगा। और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी सॉलिड और लिक्विड रहे तो टेंडिंग टू 0। क्या यही अगर ध्यान सुनिएगा, यही अगर ध्यान सुनिए, जरा से इसको लिख लीजिए। देखो एक चीज और, ये तो हम सिखा दिए कि डेल्टा एच भाई डेल्टा यू में पूछेगा, इस तरह से दिया रहेगा तो ठीक है, लेकिन आपको बार बार नहीं बोल रहे थे कि कोई रिएक्शन कराए क्लोज कंटेनर में, ये नहीं बोल रहे थे। यहाँ पे देखो तो अभी लिखे थे ना रिएक्शन डेल्टा एच ऐसे लिक्विड 15Y2O2 गैस लिखे थे, और CO2 6 और 3H2O लिक्विड लिखे थे ना, बैलेंस रिएक्शन, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम बोले थे ना कि थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन का कोफिशिएंट ही मोल को रिप्रेजेंट, मतलब 1 मोल बेंजीन को जलाएंगे। अब जलाने का प्रोसेस तो भाई, जलाने का प्रोसेस तो ओपन कंटेनर में भी हो सकता है और क्लोज कंटेनर में भी हो सकता है, मतलब यही बेंजीन को अगर क्लोज कंटेनर में जलाए तो एनर्जी चेंज जो है वो किसके बराबर, अरे भाई क्लोज कंटेनर में जो रिएक्शन से हीट निकलेगा वह हीट डेल्टा ई के बराबर। यही अगर ओपन कंटेनर में जलाएंगे तो एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर। तो कभी कभी ना डेल्टा एच और डेल्टा यू, बहुत बार क्वेश्चन आया है, डेल्टा एच और डेल्टा यू किसी रिएक्शन का बात कर लेगा, तो पहले किसी रिएक्शन का बात करेगा, तो आगे रिएक्शन अगर नहीं लिखा हुआ तो अपने से लिखने भी सिखाएंगे, रिएक्शन लिखना है, जैसे बोल देगा कंबशन 1 मोल बेंजीन वाला जलाने वाला, तो अपने से रिएक्शन लिखने सिखाएंगे आगे। और बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट, बार बार डेल्टा एच नहीं बोलेगा, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू को एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम अभी पढ़े हैं ना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ई भी बोल सकते हैं, डेल्टा पीवी, और डेल्टा पीवी का मतलब क्या बोले, P2 V2 माइनस। अब ध्यान रखना इसमें P2 V2 किसका होगा भाई, तो P2 V2 फाइनल होता है P1 V1, तो किसी रिएक्शन का P2 V2 बोल रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड का P2 V2, हाँ, और P1 V1 मतलब रिएक्टर। तो PV इक्वल टू nRT किसके लिए होता है, गैस के लिए, तो यहाँ पे भाई N1 होगा, और यहाँ भी जब PV इक्वल टू nRT, इसमें गैस कौन है, तो CO2 गैस है, तो मोल किसका यहाँ पे होना चाहिए, तो ध्यान रखना CO2 का कोफिशिएंट कितना है, और हम बोले हैं कि गैस थर्मोडायनेमिक्स में कोफिशिएंट ही मोल होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ रख दिए अगर डेल्टा यू भी बोल सकते हैं, डेल्टा ई भी बोल सकते हैं, तो डेल्टा ई लिख दिए, अगर इसके जगह क्या लिख दे हम लोग, P2 V2 की जगह N2RT, P1 V1 की जगह N1 का मतलब हो गया रिएक्टेंट साइड का मोल, गैसियस मोल, तो रिएक्टेंट साइड का गैसियस मोल कौन होगा, और ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, जो उसका कोफिशिएंट होगा, नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं N1RT, दिस इज डेल्टा H। अब डेल्टा U इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, RT कॉमन, तो N2 माइनस होगा ना, इसी को हम लोग डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा NG बोलते हैं, जहां पे डेल्टा NG क्या होगा जी, तो डेल्टा NG हुआ यहाँ पे सम ऑफ गैसियस कोफिशिएंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। जैसे इस रिएक्शन में केवल एक ही गैसियस हो सकता है कि भी गैस रहता है, तो दोनों का कोफिशिएंट का सम है ना, सम ऑफ गैसियस कोफिशिएंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जैसे इस रिएक्शन में अगर डेल्टा Ng निकालना हो इस रिएक्शन में, तो कितना निकालते हैं, इसमें प्रोडक्ट साइड में खाली यही गैस है, तो प्रोडक्ट साइड में यही गैस है, तो 6 माइनस, और रिएक्टेंट साइड में यही गैस है, तो कितना 15/2 मतलब 3/2। तो डेल्टा Ng का वैल्यू प्लस आया कि माइनस आया, यानी ध्यान रखना डेल्टा Ng का वैल्यू किसी रिएक्शन में प्लस भी आ सकता है, किसी में माइनस, किसी में जीरो भी आ सकता है।
तो अगर किसी रिएक्शन में पहला अगर डेल्टा एन जी किसी रिएक्शन का निकाले जीरो आया तो यहाँ जीरो रख दीजिए तो क्या होगा